नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अ चाइल्डहुड टेल, मराठी की मशहूर लेखिका उर्मिला पवार, जो मराठी साहित्य में एक प्रसिद्ध नाम है। पवार का जन्म हम जानते हैं कि 1945 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक छोटे से गांव में एक हिंदू दलित महार परिवार में हुआ। और उर्मिला पवार के अब तक मराठी में 10 कहानी संग्रह छप चुके हैं। उनकी कई कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद मदरविट नाम की पुस्तक के रूप में छप चुका है। उनकी आत्मकथा आयदान का अंग्रेजी में द वीव ऑफ माई लाइफ अ दलित वुमेन्स मेमोयर्स नाम की पुस्तक के रूप में अनुवाद हो चुका है। इसके विषय में उर्मिला पवार ने लिखा है कि मेरी माता आयदान बनाया करती थी, जो बांस से बनाई गई चीज़ों का सामूहिक नाम है। उनके बुनने और मेरे लिखने में गहरा संबंध है। मेरी आत्मकथा दर्द, दुख और घोर कष्टों का बुना हुआ एक ताना बाना है। इस आत्मकथा के लिए उन्हें महाराष्ट्र साहित्य परिषद के लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, उर्मिला पवार ने मराठी रंगमंच में एक अभिनेत्री के रूप में भी अभिनय किया है और मराठी साहित्य आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, और इस पर एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे चाइल्डहुड टेल के बारे में। मराठी की मशहूर लेखिका उर्मिला पवार की मराठी कहानी का अंग्रेजी अनुवाद है। इस कहानी में लेखिका ने एक कथावाचक का प्रयोग किया है, जो अपने परिवार के लोगों के संबंध में अपने बचपन के दिनों के समय के विचार बड़े मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करती है। जो नरेटर है, जो लेखिका का कहना है कि जब वे अपने बचपन में थी तो सभी बड़ी उम्र के लोगों को अपना शत्रु समझती थी, परंतु उसके मुख्य शत्रु 4 थे: उसके पिता, माता, भाई, अध्यापक हेलकर, गुरुजी। वही 4 लोग हैं जिनके कारण वे आज कुछ भी है बन पाई है। इनके अतिरिक्त बाहर के कुछ लोग उसके शत्रु थे, जो उसके बारे तरह तरह की बातें करते थे और चाहते थे कि वे घर से बाहर ना निकले, परंतु उसे इन छोटे मोटे शत्रुओं की परवाह नहीं थी। उसका असली सामना तो 4 बड़े शत्रुओं से था। जब कथावाचिका तीसरी कक्षा में थी तो उसके पिता का देहांत हो गया, परंतु वे मरने से पहले उसकी माता को कह गए कि बच्चों को पढ़ाना जरूर। लेखिका को कुछ तो राहत मिली, लेकिन 3 मुख्य शत्रु अभी बाकी थे। जब कथावाचिका के पिता का देहांत हुआ तो वह तीसरी कक्षा की विद्यार्थी थी। अगर उसे अपने पिता का चित्र बनाने को कहा जाए तो वह कहेगी कि उसके पिता के 2 ही रंग थे, सफ़ेद और काला। वह दुबले पतले, छोटे और काले थे। वे सफ़ेद धोती, कमीज और काला कोट पहनते थे। उनके दांत सफ़ेद थे। उनकी चाल एक रेत पर चलने वाले कछुए की तरह थी। वे हर मौसम में काला छाता साथ रखते थे, जिसे ज़रूरत पड़ने पर वे अपने बच्चों के खिलाफ भी प्रयुक्त करते थे। क्योंकि लेखिका के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे, वे बच्चों की पिटाई पर विश्वास रखते थे, इसलिए वे घर पर भी अपने बच्चों की पिटाई करते थे और पीटते पीटते अपने पर काबू खो देते थे। यद्यपि उनकी पढ़ाई केवल 7वीं कक्षा तक थी, बस्ती के लोग उन्हें पढ़ा लिखा कहते थे, क्योंकि पूरा बस्ती में वही पढ़े लिखे थे। वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाते थे और पीटते भी थे। एक बार वे अपनी बहन के गांव गए थे तो वहां उनके बेटे को बुरी तरह पीट डाला, क्योंकि वह पढ़ता नहीं था। उसकी बहन ने उनको रो रो कर डांटा और कहा कि अगर उनका लड़का नहीं पढ़ता है तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेखिका के पिता वहां से दुम दबाकर भाग आए। लेखिका के पिता ने अपनी बिरादरी में पुजारी का काम भी करते थे और पंचांग देखकर सत्यनारायण की पूजा करते और विवाह के मंत्र भी पढ़ते थे। ये काम उनका खानदानी था, क्योंकि उनके पहले उनके दादा और ये पिता ये काम करते थे। साथ में अध्यापक भी थे। इस तरह 2-2 काम कर होने से वे अक्सर घर से बाहर रहते थे। जब घर आते तो उनकी गठरी नारियल, बादाम, अखरोट और कपड़ों के टुकड़ों से भरी होती थी। बच्चे उस पर झपट पड़ते थे। लेखिका के पिता बहुत कंजूस थे। वे अपने पर 1 पैसा भी खर्च नहीं करते थे। अगर बच्चों में से किसी ने पेंसिल के लिए भी पैसे मांग लिए तो बहुत गुस्सा करते थे। वे बच्चों को कोई ना कोई तकलीफ देने में विश्वास रखते थे और उन्हें कैसेटर ऑयल पिलाते
ताकि उनके पेट में कीड़े मर जाएं। अगर कोई बच्चा पीने से इनकार करके तो उसकी शामत आ जाती थी। कथावाचिका के स्कूल के पास ही मारुति का मंदिर था। मंदिर के कारण कथावाचिका बड़ी सुरक्षित अनुभव करती थी, क्योंकि जब भी वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी तो अपने बैग के साथ मंदिर में चली जाती। उसके मन में ये डर रहता था कि कहीं उसके पिता उसे वहाँ ना देख लें, इसलिए वे प्रार्थना करती थी कि उसके पिता कभी घर वापस ना आए। जब वे तीसरी कक्षा में थी तो सचमुच उसके पिता का देहांत हो गया, जैसे कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। अपनी पिता की मौत के समय उन्होंने पत्नी को ये सलाह दी कि बच्चों को जरूर पढ़ाना। उस दिन कथावाचिका ने चाहा कि उसके पिता ना मरे। वे अपने पिता को यही बताना चाहती थी, परंतु उससे अगले दिन ही उनकी मौत हो गई। उससे अगले दिन ही कथावाचिका ने अपनी माँ से स्कूल जाने की अनुमति मांगी। अपने पति की मौत के बाद कथावाचिका की माँ ने बच्चों को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी उठा ली और अपने बच्चों के साथ पढ़ाई के मामले में अपने पति से भी आर्थिक कठोरता से पेश आने लगी। कथावाचिका सोचती कि इससे तो उसके पिता ही बेहतर थे। जो लेखिका की माता अपने पिता की तरह ही दुबली पतली थी, लेकिन वह उनसे गोरी और अधिक लंबी थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मातम सा छाया रहता था। वह 9 गज लंबी फटी हुई साड़ी पहनती जो उसके घुटनों तक रह जाती थी। वह आंगन में बैठकर बांस की टोकरियां बनाती थी, क्योंकि कथावाचिका का घर सड़क के पास ही था। स्कूल जाते हुए बच्चे उसे घूर कर देखते थे तो कथावाचिका को बड़ी परेशानी सी होती थी। उन बच्चों को माताएं सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए देवियों की तरह लगती थी, जबकि लेखिका की माता हमेशा गुस्से में चीखती हुई दिखती थी। वह खुद अनपढ़ थी, परंतु बच्चों से अध्यापक जैसा सलूक करती थी और कथावाचिका को बार बार पढ़ने को कहती थी। अगर कथावाचिका को कोई भी नाम मिला तो वह इतना ही कहती थी कि ठीक है। जहाँ तक कंजूसी का सवाल है, उसकी माता अपनी पति से भी अधिक कंजूस थी। वह घर में केवल चावल बनाती और पानी जैसी दाल, कभी कभार जाकर ही सब्जी बनती थी, और लोगों के बच्चों के टिफ़िन के डिब्बों में बड़ा स्वादिष्ट खाना होता था। लेखिका ने कई बार अपनी माता से ऐसा कहा, परंतु उसे परवाह नहीं की। कपड़े पहनने का भी ढंग उसे नहीं आता था। हफ्ते में सिर्फ एक बार कपड़े धोने के सोडे से उसका सिर धोया जाता था और फिर तेल डालकर कंघी करके उस बालों को कसकर बांध दिया जाता था। उसे दर्पण देखने से भी मना किया था। लेखिका की माता देखने में तो सीधी सादी लगती थी, लेकिन वे अक्सर झूठ बोलती थी। यदि कोई ग्राहक उसे पूछे कि टोकरियां तैयार क्यों नहीं हुई, तो वह कह देती थी कि बेटी बीमार हो गई है। ये कहते कहते वे अपने आंखों में आंसू भी ले आती थी, जबकि कथावाचिका पूरी तरह ठीक होती थी। अगर कोई पड़ोसन पैसे उधार मांगने आती तो वह झूठ ही कह देती कि उसके पास पैसे नहीं है। अगर किसी के घर बनी हुई टोकरी भेजनी होती तो कथावाचिका को भेज देती। अगर वह आनाकानी करे तो एकदम नाराज हो जाती। तो ये अब क्या होता है, कथावाचिका की माता दूसरे लोगों से हमेशा बड़ी मधुरता से बोलती थी, परंतु जब वह कथावाचिका को गालियां निकालती हो तो उसकी हरकतें बिजली की तरह होती थी। जो कथावाचिका यानी कि जिसकी जो ये कहानी बता रहा है उसके बारे में, और लेखिका का भी मैं जिक्र बार बार कथावाचिका के रूप में ही कर रहा हूँ। अगर कथावाचिका कभी बीमार हो जाए तो उसकी माता उसे थोड़ी देर के लिए पुचकारती थी, परंतु उस समय भी उसे अपने काम की चिंता सताती रहती थी। अब लेखिका लोगों के घर टोकरियां देने जाती तो वे बाहर खड़ी हो जाती थी। उसको टोकरियां नीचे रखने को कहा जाता और फिर उनको हाथ लगाने से पहले उन पर पानी छिड़का जाता था। लेखिका को इस तरह उसके सामने ही छुआछूत अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से भी हो जाती और शर्मिंदा भी। उसकी माता उसकी मनोस्थिति को समझ जाती और थोड़ा सा गुड़ खाने को देती। वह वादा करती कि उसे चना खाने के लिए पैसे देगी, लेकिन देती कभी नहीं थी। लेखिका इसका बदला स्कूल न जाकर मंदिर में जाकर बैठ जाने से लेती थी। मंदिर का पुजारी मंदिर आता, मारुति की मूर्ति को नहलाता, पूजा करता, फिर वहाँ उपस्थित लोगों को प्रसाद देता था। लेखिका को पुजारी अच्छा लगता था। जब तक उसे प्रसाद नहीं मिलता वह मंदिर से बाहर नहीं आती थी। एक दिन लेखिका प्रसाद की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु पुजारी बाहर नहीं आया। काफ़ी देर बाद वहाँ से उलगुआ, जो एक दलित की बेटी थी, बाहर आई और रो रही थी, बहुत डरी हुई थी। उसके पीछे पीछे पुजारी आया और बिना प्रसाद दिए चला गया।
लेखिका को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसके बाद उसे पुजारी से डर लगने लगा। वह अपनी माता से पूछना चाहती थी कि उलगुआ क्यों रो रही थी, लेकिन वह पूछ नहीं सकती थी क्योंकि तब तक उसकी पोल खुल जानी थी कि वह स्कूल न जाकर मंदिर में गई थी। एक दिन लेखिका स्कूल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी फ्रॉक मसाला पीसने वाले पत्थर के नीचे छिपा दी। उसकी माता और भाई उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। उधर उसके भाई को स्कूल जाने में देर हो रही थी, लेकिन फिर वह फ्रॉक ढूंढकर कथावाचिका को स्कूल भेजकर ही जाना चाहता था। आखिरकार उसके भाई ने लात मारकर जब पत्थर को पीछे हटाया तो फ्रॉक मिल गई। फिर दोनों ने कथावाचिका को पीटा और फिर उसका भाई उसे गर्दन से पकड़कर घसीटता हुआ स्कूल छोड़ आया। यही कारण था कि कथावाचिका अपने भाई को अपना शत्रु नंबर 3 समझती थी। अब लेखिका का शत्रु नंबर 4 उसका अध्यापक हरलेकर गुरुजी था। वह बिल्कुल उसके पिता की तरह था। अंतर सिर्फ इतना था कि वह थोड़ा लंबा और कम काला था। उसकी आंखें लाल थी जिनको देखकर कथावाचिका कांप जाती थी। उसका पेशाब निकल जाता था। इसके बाद उससे तब तक पीटते थे जब तक वह पढ़ती नहीं थी, लेकिन गुरुजी तो उसे पढ़ने के बावजूद भी पीटते थे। वे उसे ब्लैक बोर्ड साफ करने, कूड़ा बाहर फेंकने और बरामदे में पड़ा गोबर इकट्ठा करके ले जाने को कहते थे। उसे हमेशा कमरे की आखिरी लाइन में बिठाया जाता था। अध्यापक बहुत सख्त था। अगर विद्यार्थी देर से आते तो उन्हें सजा मिलती थी, लेकिन कथावाचक को तो छोटी सी गलती पर भी बहुत मार पड़ती थी। उसका एक कारण यह भी था कि कथावाचिका की माता ने अध्यापकों से उस पर सख्ती से पेश आने को कहा था अगर वह ठीक से ना पढ़ती। इसलिए जब उसके भाई ने उसे स्कूल भेजा तो अध्यापक ने उसे अपने कान पकड़कर खड़ा रहने को कहा। फिर उसे कहा कि बाहर बरामदे में पड़ा गोबर उठाकर दूर फेंक आए, क्योंकि स्कूल के चारों ओर कोई दीवार या जंगला नहीं था। जानवर या वहाँ बरामदे तक आ जाते थे। कथावाचिका को कहा जाता कि गोबर उसकी गाय कपिला ने किया था। उस दिन पता नहीं कथावाचिका को क्या हुआ कि उसने जाकर गोबर उठाने से मना कर दिया। अध्यापक उस तक आया और कसकर उसे थप्पड़ मारे, उसे बाहर जाने को कहा। कथावाचिका रोती हुई घर आई। उसकी माता उस आंगन में बैठी टोकरियां बुन रही थी। जब उसकी माँ ने कथावाचिका के गाल को देखा तो पूरे पंजे का निशान था। उसने एकदम हल्दी का लेप लगाया, फिर पूछा कि उसे अध्यापक ने क्यों पीटा। जब उसने कारण बताया तो उसकी माता ने भी तभी स्कूल जाकर अध्यापक से पूछना चाहा, लेकिन कथावाचिका ने उसे रोक दिया। लेकिन माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जैसे ही स्कूल में छुट्टी हुई और अध्यापक वहाँ से गुजरा तो कथावाचिका की माता ने उसे रोककर पूछा और कथावाचिका का गाल दिखाया। उसने अध्यापक को पूछा कि क्या उसने कपिला को वहाँ गोबर करते देखा। फिर उसने कहा कि स्कूल के पास इसीलिए रहती थी कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। अंत में अध्यापक को चेतावनी दी कि अगर उसने उसकी बेटी को पीटा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अध्यापक ठीक है कहकर वहाँ से भाग गया। परंतु इस घटना के बाद कथावाचिका को स्कूल में आसानी हो गई। उसे ना तो कभी पीटा गया और ना ही गोबर उठाने को कहा गया। उसने नियमितता से स्कूल जाना शुरू कर दिया। इससे भी बढ़कर उसे यकीन हो गया कि उसे अपनी माता का पूरा सहारा है। इस विश्वास ने उसे जीवन को एक नई दिशा और दशा दे दी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो कहानी है चाइल्डहुड टेल ये काफ़ी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।